सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हडूप की कमांड्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में भी हमने हडूप की कुछ कमांड्स को डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम हडूप की कमांड्स को ही डिस्कस करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिले तो मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने डेमन्स को चेक कर लेते हैं। डेमन्स भी नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड कि क्या वो चल रहे हैं या नहीं। सो इसको चेक करने के लिए हम JPS कमांड लगाएंगे अपने टर्मिनल में। सो मैंने पहले ही start-dfs.sh कमांड लगाकर डेमन्स को स्टार्ट कर लिया था। सो यहाँ पर JPS जो हमारी कमांड है वो हमें बता रही है कि आपका नेम नोड, डेटा नोड और सेकेंडरी नेम नोड चल रही हैं। और इसी के साथ हम अपने वेब UI को भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से काम कर सकें अपने हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम के साथ। सो अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल में और यहाँ पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली जो हमारे पास कमांड आ रही है वो कौन सी है। सो सबसे पहली जो हमारे पास कमांड है वो है काउंट कमांड। अब काउंट कमांड एक बार मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। आप इसके सिंटेक्स को अच्छे से देख लें। सो काउंट कमांड को यूज़ करने का सिंटेक्स है हडूप fs-count। अब ये जो हडूप fs है ये हडूप की ऑलमोस्ट सभी कमांड्स के आगे हम राइट करते हैं, ये सिंटेक्स है। सो -count और यहाँ पर मैं रूट में एक a1.txt फाइल पड़ी है हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम के, उसके ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ इसका काउंट कमांड को। और a1.txt फाइल आप यहाँ पर वेब UI में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक a1.txt फाइल है। सो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि हडूप फाइल सिस्टम -count कीजिए जो कि रूट पे a1.txt फाइल पड़ी है। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा और ये कमांड चलेगी तो अब इसकी कुछ हमारे पास आउटपुट आएगी। अब इस आउटपुट को देखते हैं और इस आउटपुट से ही आपको पता चलेगा कि काउंट कमांड क्या करती है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आउटपुट आई है 0। सो जो 0 आया है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टरीज, मीन्स कि इस फाइल में जो भी हमने स्पेसिफिक पाथ दिया है वहाँ पर डायरेक्टरीज कितनी है, मीन्स कि फोल्डर्स कितने हैं। लेकिन ये तो फाइल है, इसमें तो कोई फोल्डर ही नहीं होगा। सो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आई है 0। जो 0 है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टरीज। और इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आउटपुट आई है वो है 1। अब ये 1 क्या है? 1 है कि कितनी फाइल्स हैं। 1 क्या है कि इस पर्टिकुलर पाथ में, मीन्स कि इस रूट a1.txt पाथ में कितनी फाइल्स हैं। अब a1.txt तो खुद ही एक फाइल है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ फाइल 1 आया है, मीन्स कि यहाँ पर एक फाइल प्रेजेंट है। सो जो हमारे पास 1 आया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फाइल्स। आप इसको फाइल काउंट भी कह सकते हैं। और जो 0 हमारे पास आया है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टरीज। आप इसको फोल्डर काउंट या डायरेक्टरी काउंट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आया है 46। अब ये जो 46 है ये हमारे पर्टिकुलर पाथ में जो हमने फाइल का नेम दिया था उसका साइज है, मीन्स कि जो 46 है वो हमारे पास आया है फाइल का साइज और ये बाइट में आया है। मीन्स कि जो हमारी ये a1.txt फाइल है इसका जो साइज है वो आप यहाँ पर वेब UI में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका साइज 46 बाइट में है। सो ये जो हमारे पास 46 थर्ड आउटपुट आई है वो है फाइल का साइज। और एट द एंड जो फोर्थ आउटपुट आई है वो है फाइल का नेम जो कि है a1.txt जो कि रूट पाथ में पड़ी हुई है। सो जो हमारे पास लास्ट आउटपुट आई है रूट a1.txt वो है फाइल का नेम। सो काउंट कमांड बेसिकली नंबर ऑफ डायरेक्टरीज, नंबर ऑफ फाइल्स, फाइल का साइज कितना है, फाइल का नेम क्या है, इन सभी को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स कि हमने अगर काउंट कमांड लगानी है किसी पर्टिकुलर पाथ में तो उस पाथ में नंबर ऑफ डायरेक्टरीज कितनी है, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है और उस फाइल का साइज कितना है और जो फाइल है उसका नेम क्या है, जो हमने पर्टिकुलर पाथ दिया है उसका नेम क्या है, उन सभी को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं काउंट कमांड को। सो ये मैंने एक छोटी सी आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है काउंट कमांड की। अब हमने इस काउंट कमांड को एक txt फाइल के ऊपर लगाया था। अब हम इस काउंट कमांड को इस फोल्डर 1 जो हमारे पास फोल्डर है इसके ऊपर लगाकर देखते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। और जो फोल्डर 1 है
वो एक एम्प्टी फोल्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है, फोल्डर 1 एक एम्प्टी फोल्डर है। सो मैं यहाँ पर टर्मिनल में जाकर कमांड लगाऊंगा हडूप फाइल सिस्टम काउंट कीजिए रूट में जो फोल्डर 1 फोल्डर बना हुआ है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो हमारे पास आउटपुट आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले आउटपुट 0 आई थी txt के केस में, अब यहाँ पर वो 1 आ चुकी है। मीन्स कि ये बता रहा है कि डायरेक्टरी तो एक ही है लेकिन उसमें कोई भी फाइल नहीं है। अगर फाइल ही नहीं है तो उसका साइज़ कौन सा होगा, वो भी 0 ही होगा। सो कुछ ऐसे हमारी जो काउंट कमांड है वो काम करती है। सो आई होप कि आपको काउंट कमांड की जो वर्किंग है वो अच्छे से पता चल गई होगी। अब काउंट कमांड के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ रही है वो है सेट रैप। अब सेट रैप का क्या मीनिंग है? सेट रैप का मीनिंग है सेट रेप्लिकेशन। अब जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो हमारे पास एक फाइल आई थी hdfs-site.xml और उस फाइल में हमने एक रेप्लिकेशन फैक्टर की प्रॉपर्टी लगाई थी और उस प्रॉपर्टी में हमने एक वैल्यू दी थी। अब मेरे केस में वो वैल्यू थी 1। मीन्स कि मैंने यहाँ पर अपने हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को बोला था कि जब भी मैंने फाइल स्टोर करनी है तो उसका जो रेप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 3 MB की एक फाइल स्टोर करनी है तो उस फाइल के सबसे पहले तो ब्लॉक बनेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो ब्लॉक्स का जो रेप्लिकेशन फैक्टर होगा वो एक ही होगा। मीन्स कि एक बार ही वो ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे डेटा नोड्स में स्टोर होंगे। लेकिन अगर मैं उस रेप्लिकेशन फैक्टर को 2 कर दूं तब क्या होगा कि हमारी 3 MB के फाइल के ब्लॉक्स तो 3 ही बनेंगे लेकिन वो जो ब्लॉक्स हैं वो पहले 3 ब्लॉक्स तो हमारे डेटा नोड में जाएंगे, उसके बाद उन तीनों ब्लॉक्स की फिर कॉपी बनेगी और वो जो कॉपीज़ हैं वो फिर से किसी अदर लोकेशन में जाकर स्टोर हो जाएंगे। सो रेप्लिकेशन जो फैक्टर है वो बेसिकली बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी फाइल है जिसे कि हम चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट फाइल है और इसका रेप्लिकेशन फैक्टर ज़्यादा हम रखना चाहते हैं, सो ऐसा करने के लिए हम सेट रैप जो कमांड है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो a1.txt फाइल है, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। सो मैं इस फाइल का सिर्फ इस a1.txt फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने कमांड लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं राइट करूँगा हडूप फाइल सिस्टम -सेट रैप और यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे दूँगा। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इस a1.txt की जो रेप्लिकेशन फैक्टर वैल्यू है वो है 1। अब मैं चाहता हूँ कि इस a1.txt फाइल का जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो हो जाए 3। सो 3 हो जाएगा, लेकिन किस फाइल का होगा वो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि रूट पे जो a1.txt फाइल पड़ी है उस फाइल का जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो 3 हो जाए। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी रेप्लिकेशन 3 सेट। रूट पे जो a1.txt फाइल पड़ी हुई है उसका जो रेप्लिकेशन है वो 3 सेट हो चुका है। अब बैकेंड में क्या हुआ कि जो a1.txt फाइल थी उसके जो ब्लॉक्स बने थे उन ब्लॉक्स की एक कॉपी बनी और वो अदर लोकेशन पे स्टोर हो गए। फिर से उन ब्लॉक्स की एक और कॉपी बनी, वो फिर से किसी अदर लोकेशन के ऊपर स्टोर हो गए। रेप्लिकेशन फैक्टर से हम अपनी फाइल के बैकअप्स को रख सकते हैं। सो जैसे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है तो हम उसके रेप्लिकेशन फैक्टर्स को कस्टम, मीन्स कि हमने यहाँ पर hdfs-site.xml में जाकर सभी फाइल्स का रेप्लिकेशन फैक्टर नहीं चेंज किया, हमने एक पर्टिकुलर a1.txt फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर सेट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर वेब यूआई में अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बाकी की फाइल्स थी, जैसे कि यहाँ पर हडूप की टार फाइल पड़ी है उसका तो रेप्लिकेशन फैक्टर 1 ही है, लेकिन जो हमने a1.txt फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर सेट किया है खुद से, उसका रेप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 3 हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँ कैट से जिसका नाम मैं b1.txt रख दूँ और इसमें मैं कुछ भी कंटेंट डाल दूँ जीत कोड और Ctrl+D करके, और इस फाइल को मैं यहाँ से लोकल फाइल सिस्टम से हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में पुट कर दूँ तो इसका जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 ही होगा। अभी देखते हैं। सो b1.txt इसको रूट पे हमने पुट करना है। सो ये जो हमारी कमांड है ये चल चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b1.txt का जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 ही है, क्योंकि हमने hdfs-site.xml में जो रेप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू है वो 1 दे रखी है, लेकिन हमने a1.txt की खुद से रेप्लिकेशन वैल्यू को चेंज किया है। सो खुद से रेप्लिकेशन वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेट रैप
जो कमांड आती है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक कि आपको सेट रैप के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। अब सेट रैप के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आ रही है वो है FSCK, और ये कमांड हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की हेल्थ को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। और इसको यूज़ करने का जो वे है वो है सिंपली आपने राइट करना है हडूप और FSCK, और इसके बाद आपने रूट को राइट कर देना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारी जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की हेल्थ है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट लाइन में आ रहा है दी फाइल सिस्टम अंडर पाथ रूट इज़ हेल्दी, मीन्स कि जो रूट के अंदर जितना भी फाइल सिस्टम है हमारा वो हेल्दी है। और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सो FSCK जो कमांड है वो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की हेल्थ को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। अब FSCK के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड आती है वो है स्टैट कमांड। स्टैट कमांड बेसिकली यूज़ की जाती है किसी भी पर्टिकुलर फाइल के स्टैटिस्टिक्स को देखने के लिए, जैसे कि उसका ब्लॉक का साइज़ कितना है, उसका रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है, किसी पर्टिकुलर फाइल के ऑनर का यूज़र नेम कौन सा है, और उसकी मॉडिफिकेशन डेट कितनी है। ये सभी स्टैटिस्टिक्स मीन्स कि छोटी छोटी फाइल के रिलेटेड जो डिटेल है उसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैट कमांड को। और इसको हम बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हडूप FS और हाइफन लगाएंगे स्टैट, और इसके बाद हम स्टैट लगाने के बाद हम फाइल का पाथ दे देंगे, जैसे कि a1.txt को ही चेक कर लेते हैं जो कि रूट पे पड़ी हुई है। यहाँ पर आप वेब UI में भी देख सकते हैं कि हमारे रूट पाथ पे a1.txt फाइल पड़ी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक डेट आ जाएगी और एक टाइम आ जाएगा। ये बेसिकली डेट और टाइम है कि जब हमने इस फाइल को HDFS में पुट किया था। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम स्टैट कमांड को ऐसे ही यूज़ करते हैं तो ये एक डेट और एक हमें टाइम रिटर्न कर देती है कि जब इस फाइल को पुट किया गया था तब डेट कितनी थी और टाइम कितना था। और इस स्टैट कमांड के आगे फॉर्मेट्स भी हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है %b। अब अगर हम इस स्टैट के आगे %b लगाकर फाइल का नेम देते हैं तो ये इस फाइल का साइज रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। अब इस a1.txt का जो साइज़ है वो है 46। हम वेब UI में भी देख सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो 46 इसका साइज़ है a1.txt का। और अगर हम किसी और फाइल के साइज़ को भी चेक करना चाहते हैं तो हम ऐसे यहाँ पर राइट करेंगे %b और b1.txt हमने अभी अभी यहाँ पर पुट की है, तो उसका जो साइज़ आएगा वो है 8। और यहाँ पर वेब UI में भी आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो हमारे पास 8 ही आ रहा है। सो ऐसे हम इस स्टैट कमांड के आगे फॉर्मेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब %b के बाद अगर हमने किसी पर्टिकुलर फाइल का नेम चेक करना है, वैसे तो यहाँ पर हम उस फाइल का नेम ही एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस फाइल का नेम भी चेक करना है तो हम %n लगा सकते हैं। सो इसके बहुत सारे आगे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पर आ जाएगा b1.txt इस फाइल का नेम है। सो हमने यहाँ पर कमांड में भी फाइल का नेम ही दिया था। सो %n से आप इस पर्टिकुलर फाइल का नेम चेक कर सकते हैं। अब अगर हमने इस फाइल के ब्लॉक के साइज़ को चेक करना है, मीन्स कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो फाइल्स हैं वो ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होती हैं हमारी डेटा नोड्स में। सो अगर हमने चेक करना है कि इस पर्टिकुलर फाइल के ब्लॉक साइज़ कितने हैं, मीन्स कि कितने साइज़ का ब्लॉक है, वो भी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग %o। और इसके आगे हम फाइल का नेम दे देंगे जो कि रूट पे a1.txt फाइल पड़ी है। हम उस फाइल के ब्लॉक के साइज़ को चेक करना चाहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लॉक का साइज़ है वो है 1 MB, ये बाइट्स में बता रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1.txt का जो ब्लॉक साइज़ है वो 1 MB है। सो अगर हम यहाँ पर -h लगा दें तो देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होती है या नहीं। सो -h इसके आगे हम नहीं लगा सकते। -h बेसिकली ह्यूमन फॉर्मेट में बता देता है कि बाइट्स में हो तो वो MBs GBs में बता देता है। सो स्टैट के साथ -h नहीं लगता। सो -h जो है वो स्टैट के साथ नहीं चलता। सो हम फिर से इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पर ब्लॉक का जो साइज़ है वो बाइट्स में हमें बता देगा। अब अगर हमने किसी पर्टिकुलर फाइल के रेप्लिकेशन फैक्टर्स को चेक करना है कि एक पर्टिकुलर फाइल का रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है, सो उसे हम %r से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि रूट पे जो a1.txt फाइल पड़ी है उसका रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है वो बताइए। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो a1.txt का जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि हमने सेट रेप से उस रेप्लिकेशन फैक्टर को चेंज कर दिया था। सो
अगर हमने b1.txt का रेप्लिकेशन फैक्टर चेक करना है तो हम यहाँ पर फाइल का नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर रेप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 1 आ जाएगा। सो ऐसे आप स्टैट के आगे इसके फॉर्मेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो फाइल है इसके ऑनर का यूज़र नेम कौन सा है, मीन्स कि जिसने इस फाइल को पुट किया है उस बंदे का यूज़र नेम कौन सा है। सो ये फाइल तो मैंने ही पुट की थी। सो उसे चेक करने के लिए यहाँ पर हम %use लगाएंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम आ जाएगा। सो मैंने ही इसको पुट किया था इस a1.txt फाइल को, तो मेरा ही नाम यहाँ पर आ रहा है। जो भी यहाँ पर आउटपुट्स आ रही हैं उन सभी आउटपुट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये सभी जो वैल्यूज़ हैं आपको अपने वेब यूआई में दिखाई देंगी। सो इन सभी आउटपुट्स को आप वेब यूआई में भी देख सकते हैं, और अगर आप टर्मिनल में देखना चाहते हैं तो आप स्टैट कमांड्स को यूज़ करके इसके फॉर्मेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, 2-3 और होंगे। आप इस स्टैट कमांड को सर्च कीजिएगा, इसके फॉर्मेट्स को डिस्कस कीजिएगा और उन सभी फॉर्मेट्स को चलाकर देखिएगा कि क्या वो एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते, और अगर वो होते हैं तो वो आउटपुट कौन सी आ रही है आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। सो स्टैट कमांड के बाद हमारे पास जो इस वीडियो की लास्ट कमांड आ रही है वो है यूजेस कमांड। सो जैसे कि मैंने अभी एक स्टैट कमांड लगाई थी, सो मैं वहाँ पर -h लगाकर देख रहा था कि क्या वो चल रहा है या नहीं चल रहा। सो अगर मेरे को नहीं पता कि किसी कमांड को कैसे यूज़ करते हैं तो वो पता करने के लिए हमारे पास कमांड आती है यूजेस कमांड। सो इसे चलाने का सिंटेक्स सेम है। सो hadoop fs यूजेस, और यूजेस के बाद हमने कमांड का नेम राइट कर देना। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि स्टैट कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो सिंटेक्स है वो हमारे पास आ जाएगा कि सबसे पहले आपने hadoop fs लगाना है, फिर आपने स्टैट लगाना है -stat, फिर आपने फॉर्मेट्स लगाने हैं, और जितने भी फॉर्मेट्स हमने %u, %r, %n, %o को डिस्कस किया था उन सभी फॉर्मेट्स को आप यहाँ पर लगाएंगे, और फिर आपने पाथ दे देना है जैसे कि हम रूट a1.txt दे रहे थे। सो बेसिकली सिंटेक्स को चेक करने के लिए कि कैसे हमने किसी पर्टिकुलर कमांड को यूज़ करना है, उस सिंटेक्स को चेक करने के लिए हमारे पास यूजेस कमांड आती है। सो ये थी इस वीडियो की लास्ट कमांड, यूजेस कमांड। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा जितनी भी कमांड्स को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो जो सभी रेलिवेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।